हेलो बच्चों, तो कैसे हो? अब बहुत बढ़िया हो गए। तो आशा करता हूँ कि हमारे आपको टॉपर सीरीज़ हमारी पसंद आ रही होगी और आप लोग कंटिन्यू देख रहे होंगे और आपकी पढ़ाई चल भी रही होगी। ठीक है, आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, हम इसको क्यों फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे इस वीडियो में, फिर हम देखेंगे सेकेंड कि हमारे इंपॉर्टेंस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं। ठीक है, क्यों उसको फॉलो करते हैं। फिर हम इसके फीचर्स देखेंगे, फिर हम हेनरी फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हेनरी फ्यूल के जो 4-5 मतलब टोटल तो 14 दिए हैं। ठीक है, 14 प्रिंसिपल दिए हैं, लेकिन हम लोग 4-5 डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हमारे वीडियो को। तो मैं बात करूँ मीनिंग का, यानी मैं बोलूँ मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द स्टेटमेंट। ठीक है, पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल are the statement of the fundamental truth which are the act as the guidelines for the taking managerial action and decision। ठीक है, करने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है एक स्टेटमेंट पे, एक फंडामेंटल ट्रूथ पे है। ठीक है, यानी कि आप इसको अगर फॉलो करोगे तो एक अपने जो भी गोल बनाए हो उसको आप अचीव कर ही लोगे। ठीक है, एक्ट एज द गाइडलाइंस, एक गाइडलाइंस है जिसको आपको एक्ट करना है, उसको फॉलो करना है, उसके ऊपर एक्शन करने हैं, तब जाके आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होंगे वो कंप्लीट होंगे। ठीक है, फॉर द टेकिंग मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन। ठीक है, इसके बिहाफ पे, इस हमारे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको एक्शन करने हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल में चीज़ें हैं उसको फॉलो करने हैं हमारे प्रिंसिपल के थ्रू। ठीक है, अब मैं आगे बोलूँ हमारे इसके फीचर्स क्या होता है, यानी कि हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। तो फर्स्ट हमारा मैं बोलूँ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ठीक है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। फिर मैं बोलूँ जनरल गाइडलाइंस, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एक जनरल गाइडलाइंस है। ठीक है, जिसको आप फॉलो करोगे तब कोई बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, उसके जो भी गोल होंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो आपके फुलफिल होंगे। ठीक है, फिर मैं बोलूँ इवोल्यूशनरी फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी कि हम जो भी प्रिंसिपल इसमें फॉलो करेंगे वो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ें हमेबाजी में बताया जा रहा है, जी नहीं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिस किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया है, साइंटिफिक प्रैक्टिस किया गया है। ठीक है, उसको इवोल्यूशनरी किया गया, फॉर्म किया गया, तब जाके इसको आपको बताया गया है। ठीक है, फिर मैं बोलूँ ये फ्लैक्सिबिलिटी होता है, यानी कि कोई भी चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, चेंज कर सकते हो। फिर बिहेवियरल इन नेचर। ठीक है, यानी कि जो नेचर होते हैं वो बिहेवियरल होते हैं। फिर बेस्ड ऑन कॉज ऑन इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, ये बेस्ड होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे, जैसे आप एक्शन करोगे, जैसे आपके रिजल्ट आएंगे, क्या इफेक्ट करेंगे आपके बिजनेस के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर बोर्ड एग्ज़ाम आपके हैं, ठीक है, मार्च फरवरी के एंडिंग में जब भी हैं, तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट में कैसा इफेक्ट दिखेगा, बस उसी तरह हमारे बिजनेस में भी ये फॉलो किया जाता है। फिर ये हमारा कंटीजेंट होता है। फिर मैं आगे बढ़ूँ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आशा करता हूँ कि फीचर्स आपको सारे लर्न हो गए होंगे, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें समझाने वाला नहीं है। फिर आगे मैं बोलूँ इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारी, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल के। तो फर्स्ट देखो, प्रोवाइडिंग मैनेजरियल विथ यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी। ठीक है, आप अच्छे से अगर प्रोवाइड करोगे जो भी मैनेजरियल चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को, तो आपकी जो चीज़ें, जो भी आपके गोल हैं वो रियलिटी में बदलनी दिखेगा। ठीक है, जो भी बदलाव होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी ग्रोथ होगा, वो सारी चीज़ें दिखेगा आपके सामने ही। ठीक है, फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आप एक प्रिंसिपल को फॉलो करके हुए अपने ऑब्जेक्टिव को, गोल को फुलफिल करोगे, तो आपके जो भी रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमम एक अच्छे तरीके से यूज़ होंगी। ठीक है ना। फिर साइंटिफिक डिसीजन, यानी कि जो डिसीजन आप लोगे बिजनेस के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एक साइंटिफिक तरीके से लोगे, ऐसा नहीं कि सारे कुछ हवेबाजी में होगा। ठीक है, फिर मैं बोलूँ मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। आप अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ें चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं बोलूँ इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन।
ठीक है, यानी कि जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे एक इफ़ेक्टिव तरीके से होंगे, एक एफिशिएंसी होगी, ठीक है, सारी चीज़ों में। फिर मैं बोलूँ फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी फुलफिल होंगी, ठीक है। फिर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारे कंपलसरी होता है। और जो भी एम्प्लॉई है, जो भी मैनेजर है, ठीक है, जो भी वर्कर है, आप उसको मैनेजमेंट दो, उसको ट्रेन करो, उसको एजुकेशन दो, उसको रिसर्च कराओ, ठीक है, वो सारी चीज़ें। उसी तरह आपके हमारे प्रिंसिपल में भी तो फॉलो होता है, सारी चीज़ें ट्रेंड होता है, एजुकेशन होता है, रिसर्च किया जाता था, तभी तो हमारे जो हेनरी फ्यूल जो थे वो प्रिंसिपल आपको दिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारे आपको कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है, और कम्प्लीटली समझ में आया होगा और मोटा मोटी लर्न भी हो गया होगा। अगर आप इस वीडियो को आगे, तो मेरा मोटिव ये है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, देख लिए, पूरा कंप्लीट कर लिए, तो भाई एक बार रिवीजन कर लेना, आप एग्ज़ाम में जाके वही लिख के आओगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें हवेबाजी में बताऊँगा, जी नहीं, ठीक है। हमारा टॉपर सीरीज़ का मोटिव ही है कि आपको टॉप कराना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं, जो रिलेवेंस एग्ज़ाम के लिए, वही मैं कराऊंगा, ठीक है ना। फिर मैं आगे बढ़ूँ, मैं बोलूँ हेनरी फ्यूल के बारे में, यानी कि हेनरी फ्यूल के बैकग्राउंड की क्या थी, उनकी हिस्ट्री थी। तो मैं बोलूँ हेनरी फ्यूल वाज अ बॉर्न इन टर्की 1841। जो हमारे हेनरी फ्यूल थे वो 1841 के अंदर क्या हुए थे, बॉर्न हुए थे। अब वो डिग्री लिए थे किस चीज़ की, माइनिंग इंजीनियरिंग की। कब लिए थे, 1860 में, ठीक। और स्टार्ट वर्किंग इंजीनियरिंग द कोल माइनिंग कंपनी, और अपनी जो भी इंजीनियरिंग की जो वर्किंग थी वो हमारे कोल माइनिंग कंपनी में ही किए थे, ठीक है। बस ये चीज़ है। अब आगे ऐसा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा उतना ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में हेनरी फ्यूल के बारे में पूरा हिस्ट्री नहीं बोलेगा कि भैया लिखो, ये थोड़ा बहुत MCQ पूछ सकता है, ठीक है, या आप क्वेश्चन अगर इसके अकॉर्डिंग आ गया तो तुम इतना लिख दो कि नंबर मिलेगा भाई, ऐसा नहीं कि मैं सारा कुछ छपवाऊँगा, जी नहीं। फिर मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थे, हाँ ये लिख सकते हो, अगर हेनरी फ्यूल के बारे में आ गया तो ये बिल्कुल तुम लिखना, यानी कि हमारे हेनरी फ्यूल के मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थे। देखो हेनरी फ्यूल बिकम द फेमस फादर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये बहुत फेमस फादर थे मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट स्टडीज़ किए थे एंड थ्रू थे। बिकम द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन, जैसे कि ही मेड क्लियर डिस्टिनेशन बिटवीन द टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल, ठीक है, यानी कि टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल जो होता है उन सारी चीज़ों पे एकदम क्लियर थे वो। फिर आगे मैं बोलूँ ही आइडेंटिफाई द मेन स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच आर द कंसिडर द मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजर, ठीक है, मैनेजमेंट प्लानिंग पे हो गया, ऑर्गेनाइजिंग पे हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। इन सारी चीज़ों पे ये क्या क्या थे, यानी कि वो स्टेप थे, इन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट के स्टेप थे। और जाहिर सी बात है ना, अगर ये सारी चीज़ें वे नहीं फॉलो करोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव कभी फुलफिल होंगे, नहीं होंगे ना, कभी नहीं होंगे भाई, समझ रहे हो। हाँ, फिर ही डेवलप द 14 प्रिंसिपल, जी हाँ, हमारे हेनरी फ्यूल ने 14th प्रिंसिपल दिए थे, हाँ 14th प्रिंसिपल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक एक चीज़ उसको एक्सप्लेन करूँगा 14 प्रिंसिपल को, लेकिन इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं, 4-5 ही करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमारी ये टोटल 14 प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं बोलूँ मैनेजमेंट एग्जैक्ट गाइडलाइन ऑफ मैनेजर परफॉर्म द मैनेजर एक्टिविटीज़। तो आशा करता हूँ ये मैं थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत क्या पूरा समझ में आ गया होगा भाई। आपको एक बार रीड करना है और हमारी वीडियो को देख लेना है और नोट्स बना देना, शॉर्ट वे नोट्स, उसके बाद तुम चले जाना एग्ज़ाम में, खुद गारंटी दे रहा हूँ टॉप करके आओगे। चलो फिर हमारे प्रिंसिपल में बोलो, सॉरी हमारे नहीं, हमारे हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल, तो उन्होंने फर्स्ट जो लिखा था बोला था डिवीज़न ऑफ वर्क। आपकी ऑर्गेनाइजेशनल आपके गोल है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी वर्क है उसको डिवाइज करना है, ठीक है, डिवीज़न करना है, ठीक है। तो बस वही है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, ठीक है। जो भी आप कितने बड़े जो भी हमारे वर्क हैं उसको आप डिवाइड कर दो छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, छोटे छोटे टास्क में। यूनिट अंडरस्टैंड द असाइनिंग द होल वर्क ऑफ 1 पर्सन टू 1 टास्क यूनिट ऑफ द वर्क शुड बी असाइन। एक पर्सन को एक टास्क दो, ठीक है, ताकि वो कंप्लीट कर सके अच्छे से बिना कोई टेंशन के। टू वन ऑफ द पर्सन अकॉर्डिंग टू दिस कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी के अनुसार दो। ऐसा नहीं है कि बेचारी कैपेसिटी नहीं है तुम उसको वर्क दिए जा रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई। फिर क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन देखो वो वर्क कर पाएगा कि नहीं, वो कैपेबल है कि नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन मैच करती है कि नहीं, ठीक है, वो एक्सपीरियंस बंदा है कि नहीं जिसको आप वर्क दे रहे हो, ठीक है।
एफ ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा। यानी कि हमारे जो हेनरी फ्योल के जो फर्स्ट थे वो बोले थे, यानी कि फर्स्ट जो प्रिंसिपल थे, डिवीज़न ऑफ वर्क। कोई भी होल वर्क हो उसको टास्क में कीजिए और एक एक ऐसे पर्सन को उस टास्क को दीजिए जो वो क्वालिफाई हो, एक्सपीरियंस हो उस, ठीक है, उसके जो क्वालिफिकेशन मैच करते हो उस वर्क से रिलेटेड, ठीक है। चलो सेकंड में बोलूँ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या होता है? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जांपल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, 1000 यूनिट प्रोडक्शन करने हैं, ठीक है, कोई भी गुड्स उसकी 1000 प्रोडक्शन करने हैं, ठीक है। तो आपकी ऑथोरिटी है ना, वो अथॉरिटी आप ही को मिली है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को मिली हो, क्यों? क्योंकि आपकी वो पोजीशन है, बस वही चीज़ है। तो अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक द डिसीजन। आपके पास अथॉरिटी है, आप वो 1000 जो यूनिट प्रोडक्शन करना है उसको कैसे करोगे, आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। मीन्स द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन वन टाइम अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। देयर मस्ट बी बैलेंस और, ठीक है, पार्टी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कोई भी काम को हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, अथॉरिटी मिली है, हम अपने काम को अच्छे से करेंगे तो बस वही चीज़ हो जाएगा। फिर डिसिप्लिन, हाँ भैया कोई भी चीज़ करो तो डिसिप्लिन में रहो, ठीक है। राइट बात है, प्रिंसिपल बोला गया कि आप अपने गोल को कैसे अचीव करोगे, जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं रहेगी, नहीं अचीव होगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगी। अगर बताओ ना आपकी पढ़ाई में अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो कभी टॉप कर पाओगे? जी नहीं, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, रूल्स रेगुलेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग द सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, ठीक है। फिर मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल, फिर जज अप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बोलने का मतलब क्या है? डिसिप्लिन में रहो। आगे मैं बोलूँ यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, ठीक है, कहने का मतलब एक पर्सन है, ठीक है, ये वर्कर है, तो इसका बॉस भी एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेचारा वर्कर एक है और बॉस 5 हैं, ठीक है, इस बेचारे को 5 लोग कमांड कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा ना कि हम किसका वर्कर हो, तो वो चीज़ है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एज अ एम्प्लॉय शुड बी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर एंड द शुड बी अकाउंटेबल वन सुपीरियर ओनली, बिकॉज इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस देन ही विल गेट द कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज हो जाएगा बंदा, एंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, समझ में ही नहीं आएगा उसको, दैट होज ऑर्डर एक्ट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ठीक है ना, बस यही चीज़ है। तो आशा करता हूँ समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है। फिर मैं बोलूँ पॉजिटिव इफेक्ट। अगर ये यूनिटी ऑफ कमांड जब रहेगा तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे? तो फर्स्ट कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है, इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। फिर नो ईगो, कोई ईगो क्लैसेस नहीं होंगे। इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इज वर्किंग, हमारे वर्किंग के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगी, हमारे इफेक्टिवनेस देखेंगे, ठीक है, वो चीज़ होंगी। वैल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल विल बी लीड और फॉलो कॉन्सिक्वेंसेज। तो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें वैल्यूशन होगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सबऑर्डिनेट विल गेट चांस टू स्क्लेप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इन एक्सक्यूज, ठीक है, वो एक्सक्यूज दे सकता है, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएगा, राइट बता ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, वो चीज़ है। एगो क्लैसेस अमंग द डिफरेंट सुपीरियर होंगे। डिफिकल्टी ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन को भी मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। तो आशा करता हूँ यूनिटी ऑफ कमांड थोड़ा सा ट्रिकी था, तो इस वजह से इसको मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में लेकर गया, ठीक है ना। जहाँ पे इम्पॉर्टेंट हमें लगेगा, जिस चीज़ को मैं अगर, जैसे कि ये है यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेलिंग ला दिया यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ आपके लिए उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होगा तो मैं शॉर्ट पे ही पढ़ाऊँगा या उसको मैं पढ़ाऊँगा ही नहीं। बस हमारा मोटिव है कि आपको टॉप करना है, ठीक है, टॉप कराना है, तो इसी वजह से मैं पॉइंट टू पॉइंट ही लाऊंगा और आपके लिए पीपीटी बना रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं बोलूँ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मीन्स वन प्लान, ठीक है, यानी कि क्या है, एक बार में एक ही यूनिट, एक ही प्लान को करो कंप्लीट, दैट इज एफर्ट ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज फॉर और एक्सेट्रा, ठीक है, जो भी होते हैं। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, यानी कि हमारी एक ग्रुप है तो वो सारे लोग एक डायरेक्शन में जाके काम करेंगे ना, तब ना उसको अचीव होगा, तो बस वही चीज़ है। तो आशा करता हूँ ये 5 हमने डिस्कस कर लिया और पाँचों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फर्स्ट हमारा होता है डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकेंड होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ठीक।
फिर हमारा यूनिटी ऑफ कमांड होता है, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि इसके पॉजिटिव क्या होंगे, इसके वैल्यूशन क्या होंगे, वो चीज़ें। ठीक है, तो मेरे साथ बताओ 5 बताओ जल्दी। और डिवीज़न ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो ये चीज़ें हमारी आज की क्लास, ठीक है, कंप्लीट रही। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना है, एक बार नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और आगे वीडियो हम कंप्लीट कर देंगे जो भी इंटीफोल के जो बाकी प्रिंसिपल है, ठीक है, वो कंप्लीट कर देंगे जब तक आपको रिवीजन करना है। ठीक है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर करो।